अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज का इंतहाई अहम लेक्चर है जिसमें हम पंक्चुएशन पढ़ेंगे। पंक्चुएशन स्टूडेंट्स बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम बोलते हैं तो उस वक्त तो बोलने वाला जो है वो अपने अंदाज से, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से, बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ हमें अपनी टोन से समझा देता है। लेकिन जब हम लिखते हैं तो फिर उस वक्त हमें पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। अगर पंक्चुएशन मार्क्स ना होंगे तो वो जो हम लिखेंगे उसकी सही तरह समझ नहीं आएगी और क्लैरिटी लेके आते हैं। इसलिए मैंने ये हल्के से जो वर्ड्स लिखे हैं कि पुटिंग मार्क्स सच एज कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन and colon and so on in order to make the text easy to comprehend. समझने में यानी कि आसानी हो जाए तो ऐसे मार्क्स का इस्तेमाल जो होता है उसको हम पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं और इस प्रोसेस को पंक्चुएशन कहते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसका कितना इफेक्ट है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जांपल हमने इंग्लिश में और एक उर्दू में लिखी हुई है आपके सामने। पहले इंग्लिश में एग्जांपल पे जाते हैं। लिखा हुआ है द प्रिजनर said the judge must be hanged, यानी कि ये प्रिजनर ने कहा the prisoner said the judge must be hanged, यानी कि जज ने कहा कि प्रिजनर को हैंग कर दिया जाए। यानी कि ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में जो कुछ लिखा हुआ होता है किसी की एग्जैक्ट वर्डिंग होती है, तो ये एग्जैक्ट वर्डिंग है किसकी? जज की। और अगेन ये एग्जैक्ट वर्डिंग है जज की, तो जिसका मतलब ये बनता है कि जज ने ये कहा है कि प्रिजनर को हैंग कर दिया जाए। अच्छा, अब मैं इन्हीं जो पंक्चुएशन है इसकी थोड़ी सी मैं इसमें चेंज लेके आता हूँ, तो आप देखिएगा इसका मतलब कितना ज़्यादा चेंज हो जाता है। मैं ये पिछली पंक्चुएशन खत्म कर देता हूँ और नई पंक्चुएशन इसमें लगा देता हूँ। तो आप ये देखिएगा कि किस कदर ज़्यादा चेंज आता है। अब हम सेम सेंटेंस पढ़ते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, एक भी लेटर, एक भी वर्ड चेंज नहीं किया, लेकिन सेंटेंस का मतलब कितना चेंज होता है। द प्रिजनर सेड द जज मस्ट बी हैंग्ड, यानी कि अब हमें क्या समझाती है कि प्रिजनर ने कहा कि जज को हैंग कर दिया जाए, जज हैंग हो जाना चाहिए। तो आप देख लें कि किस कदर ज़्यादा चेंज होता है पंक्चुएशन। वहाँ का 180 के एंगल पे बात ही उल्टी हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं। ये स्टेटमेंट उर्दू की लिखी हुई है, रोको मत जाने दो, यानी कि रोको नहीं जाने दो, रोको मत। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे ऐसे लगाता हूँ, रोको मत जाने दो, ना रोको उसको जाने दो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देता हूँ कि रोको मत जाने दो, तो पढ़ने का अंदाज ये है कि जो हमें समझाता है सेंटेंस का मतलब ही उल्ट हो गया कि उसको रोको, उसको आगे ना जाने दो। तो इस तरह से ये सिर्फ दो एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए कि पंक्चुएशन कितनी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ पंक्चुएशन मार्क्स के नेम लिखे हुए मैंने, और जितने भी मैक्सिमम पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो हम आमतौर पर अपनी रोज़मर्रा की लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। और मैं कोशिश होगी कि इन सबको जितने भी मैक्सिमम पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो इस वीडियो के बाद आपको समझ आ जाएं, और यकीनन इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे अगर इसको आप बहुत गौर से और अच्छे तरीके से इस वीडियो को फॉलो करेंगे। तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन देता हूँ जल्दी से, उसके बाद इनके यूजेस की तरफ लेके जाते हैं। यूजेज असल इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो ये जो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप या डॉट भी कहते हैं इसको, ये एक जो नुक्ता है उसको हम कहेंगे ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसके बहुत सारे यूजेज हैं, अभी देखते हैं बाद में। क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। एक्सक्लेमेटरी मार्क कैसे कहते हैं, एक ये वन है और एक डॉट है, इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं। ऐसे इसको इंटरोगेशन मार्क भी बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं। कॉमा, फिर सेमी कॉलन, एक डॉट और एक कॉमा मिलके सेमी कॉलन। कॉमा और सेमी कॉलन में क्या फ़र्क है इसको भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद ये कॉलन है, और हम एक कन्फ्यूजन अक्सर एक होती है, स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख देते हैं कोई भी हेडिंग के बाद ये सेमी कॉलन और हाइफन, तो ये ठीक है या सिर्फ कॉलन लगाना ठीक है, इसको भी अभी हम देखेंगे। क्वेश्चन मार्क कोटेशन मार्क है, या इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। और ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास हैं, इनको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। फिर अपोस्ट्रॉफी है। अपोस्ट्रॉफी में क्या होता है, इफ़
A comma comes on the head of a word that is called as apostrophe. वर्ड के हेड पे कॉमा आ जाए तो उसको apostrophe कहते हैं। ठीक है, ये फिर ब्रैकेट्स हैं तीन तरह की, इसमें पैरेंथेसिस, ब्रेसेस और ब्रैकेट्स हैं। जो राउंड ब्रैकेट्स हैं इनको हम लोग पैरेंथेसिस कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स को ब्रेसेस और स्क्वायर ब्रैकेट्स को ब्रैकेट्स ही कहेंगे। फिर हाइफन है, और अक्सर ये भी एक मतलब डिफरेंस इसमें क्या है, हाइफन और डैश में क्या फ़र्क है, इसको भी हम गौर से देखेंगे। एलिप्सिस कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, 3 डॉट्स, बाद 5 डॉट्स भी यूज़ किए जाते हैं। इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसको भी हम इसी वीडियो में तफसीलन देखने वाले हैं। स्लैश कहाँ पे इस्तेमाल होता है, और हम ये भी देखेंगे कि अक्सर स्टूडेंट्स लिखते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इस तरह से योर्स ट्रूली ठीक है या ये वाला तरीका योर्स ट्रूली का जिसमें अपॉस्ट्रोफी के बगैर लिखा हुआ है वो ठीक है। फिर ये PM के लिए P.M. या स्मॉलर में P.M. और या फिर इस तरह से इन तीनों में से कौन सा तरीका ठीक है। ऐसे ही AM के लिए इसी तरह से मिस्टर और डॉट के साथ और बगैर डॉट के, तो इन दोनों में से कौन सा तरीका ठीक है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। कहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास और कहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास इस्तेमाल होना चाहिए, इसको भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस ब्रेकर्स। ये सेंटेंस ब्रेकर्स जो हैं ये 3 होते हैं नंबर में, और ये सेंटेंस ब्रेकर्स का मतलब ये है कि ये सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। यानी जहाँ पे सेंटेंस ब्रेकर्स आ जाएंगे तो फिर सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद नया सेंटेंस कैपिटल लेटर से हम स्टार्ट करेंगे। तो देयर 3 इन नंबर, 1 इज फुल स्टॉप, इसको हम डॉट भी कहते हैं, पीरियड भी कहते हैं। द अदर वन इज question mark, and the other one, next one is exclamatory mark, जैसे मैंने पहले कहा कि जहाँ पे सेंटेंस ब्रेक आएगा तो इट इज ऑब्वियस कि यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया, नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू किया जाएगा। तो वी कैन गेट मैनी एग्जांपल्स, आई एम गोइंग टू स्कूल, फुल स्टॉप आ जाएगा। ही इज़ माई फ्रेंड, फुल स्टॉप आ जाएगा। जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं, तो उनमें या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनके एंड पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड पे जिसको हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो ऑब्वियसली इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। तो जहाँ पे सवाल पूछा जाएगा वहाँ पे एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और समटाइम्स ये एक्सप्रेशंस के एंड पे भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो इस तरह रिप्लेस हो जाता है। मसलन अगर मैं कहता हूँ व्हाट, तो व्हाट की जगह पे हम ये नहीं ये लगाएंगे, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये एक्सक्लेमेशन के लिए काम आता है। एक्सक्लेमेशन मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ करते हैं, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड पे भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ऐसे कौन से यूजेज हैं वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले हम फुल स्टॉप को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फुल स्टॉप मैंने जैसे कहा कि इसका पहला यूजेज तो ये है कि ये यूज़ होता है सेंटेंस को ब्रेक करने में। इसके अलावा फुल स्टॉप क्या यूजेज है वो हम देखते हैं। फुल स्टॉप इसके अलावा एब्रिविएशंस में इस्तेमाल किया जाता है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एब्रिविएशंस, इसको ज़रूर समझ लें और इसके मतलब जो कन्फ्यूजन हैं वो भी दूर कर लें। पहली बात ये है कि एब्रिविएशंस जिसको हम उर्दू में मुखफ़फ़ कहते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं जब हम एक बड़े वर्ड को या टर्म को एब्रिविएट करना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें हम M.B.A. इस तरह से हम यूज़ करते हैं। वैसे आजकल मॉडर्न इंग्लिश में इसको अगर मैं इस तरह से भी लिख दूँ तो भी वो चलेगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। बहरहाल ग्रामर में ये अलाउ करती है मॉडर्न इंग्लिश की, अदरवाइज ये इसका प्रॉपर तरीका ये है कि M.B.A. MA इंग्लिश, तो M.A. MSc। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, एक लेटर एक वर्ड को एब्रीवेट करने के लिए इस्तेमाल होता है।
समटाइम ऐसा होता है कि कोई अगर ऐसे वर्ड्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, लेटर उसमें रिपीट हो रहा है, तो फिर उस पे उसको स्पेसिफाई करने के लिए या उसको मजीद वाज़ेह करने के लिए एक और लेटर भी हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दो लेटर्स मिलके एक वर्ड को एब्रीवेट भी करते हैं। तो उस केस में ये होता है कि अगर पहला लेटर है वो तो कैपिटल आएगा, जो सेकंड लेटर है जैसे कि ये पहला लेटर ये कैपिटल है, तो साइंस के लिए ये मास्टर्स के लिए एम है, साइंस के लिए एस और सी, तो सेकंड लेटर जो है वो हम लोअर केस में लिखेंगे, उसको हम अपर केस में नहीं लिख सकते। समटाइम्स थ्री लेटर्स भी यूज किए जाते हैं एक ही वर्ड को एब्रीवेट करने के लिए, जैसे कि मिसेस है तो एम आर एस, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी दोनों लोअर केस में। ओके, ये कुछ और एब्रिविएशंस का इस्तेमाल भी आपके सामने है। ये 5 लैटिन वर्ड्स हैं, थोड़ा सा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको। ये अक्सर हम लिखते हैं, अपने सेंटेंसेस में यूज भी करते हैं, और इसको कैसे यूज किया जाता है, क्या इनके मीनिंग है, क्या इसका जो ओरिजिन है उसको देखते हैं। सो लैटिन ओरिजिन है ई डॉट जी डॉट, लेकिन हम इसको ये ई डॉट जी डॉट जो है इसको हम लोअर में लिखेंगे, इसको अपर केस में नहीं लिखेंगे। ये बस ये जो दो तीन पर्टिकुलर ये तीन जो हैं ऐसे इंग्लिश ग्रामर में लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, जो हम लोअर केस में लिखते हैं, इनको हम कभी भी अपर केस में नहीं लिखते हैं। बाकी अपर केसेस में कैसे आता है मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये जो तीन है ये तीनों लोअर केस में आएंगे। अच्छा, ई डॉट जी डॉट जो है ये एग्जाम्पली ग्रेशिया का एब्रिवेशन है, जिसको हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, यानी कि मिसाल के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल आई डॉट ई डॉट एडिस्ट का एब्रिवेशन है, और इसको हम पढ़ने में आई डॉट ई डॉट नहीं पढ़ेंगे बल्कि दैट इज कहेंगे। ऐसे ही इसको ई डॉट जी डॉट नहीं कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल कहेंगे। ये मैंने ब्रैकेट पे लिखा हुआ है, ये हम आमतौर पर जब सेंटेंस पढ़ रहे हैं और ई डॉट जी डॉट पर अगर लिखा हुआ जाता है, हम इसको ऐसा नहीं कहेंगे कि ई डॉट जी डॉट, बल्कि हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे फॉर एग्जाम्पल। और जैसे यहाँ पे है आई डॉट ई डॉट, तो इसको हम क्या कहेंगे, एडिस्ट नहीं कहेंगे बल्कि दैट इज कहेंगे, जो के हैं, जो के हैं। और उसके बाद ये एक्स एटसेट्रा है, इसको अक्सर मिसपर्सीव किया जाता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कह देते हैं, ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये एटसेट्रा है, यानी कि एज एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो इसको हम एटीसी बोल सकते हैं, इसको एटसेट्रा भी बोल सकते हैं। अच्छा, और जैसे ये ए एम है और पी एम है, तो ये एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम। मेरिडियम मतलब नून, तो एंटी मेरिडियम, एंटी मीन्स बिफोर, बिफोर बिफोर मेरिडियम, पोस्ट मतलब आफ्टर, एंड आफ्टर मेरिडियम, तो बिफोर नून एंड आफ्टर नून। थोड़ा सा यहाँ पे मैं मजीद वाज़ेह कर दूं, ए एम को जैसे मैंने शुरू में लेक्चर में बताया था, ए डॉट एम डॉट भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ ए एम, ये भी ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए डॉट एम डॉट, और इसको मैं ए एम यूं भी लिख सकता हूँ, ये चारों तरीके ठीक हैं। इसी तरीके से इसके ये भी पी एम भी इन चारों तरीकों से लिखा जा सकता है। ये चारों तरीके ठीक है, इसमें कोई किसी किस्म का वो कन्फ्यूजन आपको होनी चाहिए, हम इन चारों तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो एब्रिविएशंस जो है इसमें भी हम फुल स्टॉप को यूज करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस ब्रेकर था वो था क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन मार्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड पे लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। और थर्ड जो था वो था एक्सक्लेमेटरी मार्क, और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसके यूजेस एक तो ठीक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज करते हैं। नंबर 1, मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ कि व्हाट अ नाइस डे इट इज, या व्हाट अ नाइस बुक इट वाज,
दैट वाज, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सक्लेमेशन है, हैरत है। जब हम हैरत को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करते हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ जॉय, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सॉरो या वंडर को बयान करना हो। तो पहला इसका इस्तेमाल मैंने बताया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। दूसरा इसका इस्तेमाल जो है डियर स्टूडेंट्स वो होता है इंटरजेक्शंस में। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो या वंडर, हैरानगी को शो करता है। इसी तरह से इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस को शो करता है। कैसे इमोशंस को? जो कि जॉय या सॉरो को शो करते हैं। जैसे मैं कहता हूं अलास, तो अलास के बाद अगर मैं एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दूं तो ये इंटरजेक्शन बन जाएगा। या वाव, खुशी के लिए हम अक्सर यूज करते हैं। और इसका थर्ड इस्तेमाल है टू कॉल समवन, टू कॉल समवन, टू एड्रेस समवन। हम जब कहते हैं ना जैसे लिसन ओ पीपल, तो उस सेंस में हम उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क को यूज करते हैं। तो ये इसके यूजेस हैं आमतौर पर एक्सक्लेमेटरी। इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वो सडन फीलिंग को, जैसे व्हाट, वो भी बेसिकली क्या है, वो भी इंटरजेक्शन की एग्जांपल है, तो उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। तो आमतौर पर यूजुअली ये सेंटेंस ब्रेकर्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉमा नेक्स्ट है जी। कॉमा का इस्तेमाल भी बहुत क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन आती है, स्टूडेंट्स फील करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत सारे जो मैक्सिमम इसके यूजेस कॉमा के वो बता दूँ। कॉमा होता क्या है जी, ये इसकी जो साइन है, सिंबल है, यूँ होता है कि एक डॉट के साथ अगर हम प्रोसेस को इनॉग्रेट करते हैं नीचे को, तो ये कॉमा बन जाता है। कॉमा बेसिकली यूज होता है पॉज के लिए, तो वक्फ जिसे उर्दू में कहते हैं। ये वो चीज़ थी जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था ना कि हम जब बोलते हैं तो अपने पॉज के लिए या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करते हैं, कहीं पे हम स्ट्रेस देते हैं, कहीं पे रुकते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं। तो उस सेंस को क्रिएट करने के लिए रिटन फॉर्म में कॉमा यूज़ किया जाता है अक्सर। और इसके जो यूजेस हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर 1 है जी टू मेक अ लिस्ट। लिस्ट ऑफ नाउन्स, adjectives, एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि आई नीड अ पेन, कॉमा पेंसिल, कॉमा इरेजर एंड अ शार्पनर। तो यहाँ देखें कि हर एक नाउन के बाद मैंने कॉमा लगाया है। और कंजक्शन से पहले आऊँ तो बस यहाँ पे कॉमा लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे कॉमा हम लगाएंगे। अच्छा तरीका ये है कॉमा लगाएं। अगर ना भी लगाएं तो ये कोई बहुत बड़ी एरर नहीं समझी जाती, लेकिन इनके इसको अक्सर किया जाता है बगैर कॉमा के भी, लेकिन इस जगह पे कॉमा इस्तेमाल होता है। ऐसे ही जैसे नाउन्स की लिस्ट है, हम एडजेक्टिव की लिस्ट भी लिख सकते हैं। जैसे कि इट्स अ वेरी फाइन, शार्प, कंफर्टेबल, प्लास्टिक, या कुछ इसमें नाइफ। तो ये भी लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स है, उसमें भी हम कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कॉमा जो है वो इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स में इस्तेमाल होता है। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो किसी सेंटेंस को शुरू करते हैं। मसलन श्योर, I will help you. Certainly, clever, he has done well, वगैरह वगैरह। तो ये जो इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स होते हैं उसके बाद भी कॉमा यूज किया जाता है। फिर कॉमा यूज करते हैं हम लोग आफ्टर
a phrase और in a list of phrases, for example एक ही रो में हम ज्यादा phrases इस्तेमाल करते हैं, just like nouns, adjectives. अगर हम phrases इस्तेमाल करते हैं एक ही लाइन में तो list of phrases में और list of clauses में भी कॉमा इस्तेमाल होता है, यानी कि list में इस तरह से कॉमा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आफ्टर सिंगल फ्रेज भी हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ सडन I saw a snake. तो ऑल ऑफ सडन के बाद मैंने कॉमा इस्तेमाल किया. इसी तरीके से कॉमा जो है वो आफ्टर अ क्लॉज, आफ्टर अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद जो कॉमा यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वर्क हार्ड you will get success. तो इफ यू वर्क हार्ड यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद मैंने कॉमा आपके सामने इस्तेमाल किया हुआ है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद कॉमा यूज किया जाता है, ऐसे ही कोऑर्डिनेट क्लॉज के बाद भी कॉमा इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग. जैसे कि कोऑर्डिनेट या सॉरी इसको मेन क्लॉज कह ले ज्यादा बेहतर होगा उसमें हमने. तो मेन क्लॉज के बाद कॉमा कैसे इस्तेमाल करेंगे, मतलब मैं कहता हूं ही इज हैप्पी कॉमा बट आई एम सैड. तो ये ही इज हैप्पी जो है ये एक मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज है, उसके बाद कॉमा इस्तेमाल करें. ये भी आमतौर पर यहाँ पे कॉमा लोग नहीं लगाते हैं और जो कि मिस्टेक है. यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए बिफोर अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कॉमा आता है. हाँ सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले कॉमा नहीं आता, लेकिन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले कॉमा आता है. और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आमतौर पर फैन वॉइस कंजंक्शन जो होती हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं. कॉमा और भी बहुत सारी जगह पे आता है. मेनली आप इस बात को ध्यान में रखिए